उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। आप बता दीजिए किसी एक किसान को, आप ऐसे किसी एक कोई हमें लाकर बता दे कि किसी भी किसान की आय दोगुनी हुई। हाँ ये जरूर है, उनकी लागत दोगुनी हो गई। भाई जो डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए में डीजल था, गन्ना किसान या कोई भी किसान लाता था डीजल से, जो पंपिंग से चलाता था, वो 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीद कर सिंचाई कर रहा है। तो हाँ मैं कह रहा हूँ कि उसका बेदुगना हो गया, आय तो कुछ नहीं बढ़ी ना। किसानों की चिंता वास्तव में जायज है, और कृषि की ये वस्तुतः एक दिक्कत की बात है। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है। आज भी हमारे देश में 50% से अधिक लोग कृषि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जब कृषि की बात हो रही है, वस्तुतः किसानों की हालत खस्ता है, और बहुत सारे किसान कृषि छोड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मुद्दा आता है, कृषि कानून, जिन्हें भाजपा सरकार के समर्थक या कुछ अर्थशास्त्री, कुछ समाजशास्त्री सबसे बड़ा कृषि सुधार बता रहे हैं स्वतंत्र भारत का। कुछ लोग इसे स्वतंत्र भारत का सबसे काला कानून बता रहे हैं। आपकी क्या राय है किस तीनों कृषि कानूनों पर, किसान आंदोलन पर, उसके बाद की उपजे सारी परिस्थितियों पर आपकी पार्टी की क्या राय है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आयुष जी कि कोई भी व्यक्ति जिसको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है जी, किसानों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है जी, वो एसी कमरे में बैठकर किस प्रकार से क्या सोचकर किसानों के बारे में निर्णय ले लिया, यही सोचकर मैं आश्चर्य था। भाई किसानों के बारे में आप फैसला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं किसान हित की मैं बात कर रहा हूं, और बगैर किसानों को बताए आप ये तीनों कानून थोप देते हैं और जबरदस्ती आप थोप रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपने कानून के बारे में बताया उसी दिन से कानून का विरोध होने लगा। तब इसी सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर प्रतिदिन 1-1 घंटे बहस करते थे कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। आप बता दीजिए, जो चीज मैं बचपन से कर रहा हूं या मेरी 10 पीढ़ियां 10 पुश्तें करती आई हैं, उस चीज की समझ मुझे नहीं है और आप इसी कमरे में बैठकर उस पर निर्णय ले रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं हमें समझ नहीं। पहले दिन से ही कृषि कानून का हमारी पार्टी ने, और हमारी पार्टी दिल्ली तक जाकर के किसान आंदोलन में, किसानों के साथ में इसके विरोध में आंदोलन किया है और इसका विरोध हम मुखर होकर करते रहे। आपका मानना है कि इन तीनों कानूनों के सभी प्रावधान बेकार हैं, निष्प्रयोज हैं? नहीं, मैं पूरी तरीके से तीनों को तो नहीं निष्प्रयोज कह सकता हूँ। इसमें कुछ चीजें थी जो ठीक थी, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो इनकी जो मानसिकता थी उसको देखकर तो यही लगता है कि ये तीनों कानून ही खराब थे। आशीष, सरकार के सहयोगियों का ये कहना है, इस कानून के समर्थकों का ये कहना है कि इसमें वेस्टर्न यूपी, हरियाणा के कुछ क्षेत्र और पंजाब के वे लोग जो बड़े किसान हैं, धनाढ्य किसान हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जो छोटा किसान है, जो प्रॉपर जिसको काउलैंड कहते हैं, आपका हिंदी बेल्ट जिसे कहते हैं, या दक्षिण भारत पूर्वोत्तर का, इन किसानों ने इसका विरोध नहीं किया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा पंजाब का, उत्तर प्रदेश का बेल्ट है या उत्तर भारत का, पंजाब हरियाणा, जो वस्तुतः यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, 1965-66 में जब हरित क्रांति हुई तो ये वो हिस्सा रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये वो हिस्सा रहा जो कृषि के क्षेत्र में, परंपरागत कृषि के क्षेत्र में भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्र कहा जाता रहा है। हाँ, तो इसमें क्या था कि ये जो हमारे उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं, इसमें गेहूं और धान, इन दो फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक। और आप भी देख रहे होंगे, वो कहने के लिए 22-23 फसलों पे एमएसपी दी जाती है, लेकिन मुख्यतः 2 ही फसलों पे मिल पाती है, गेहूं और धान। वो एक गेहूं और धान। और जो आपने जिक्र किया हरित क्रांति का, हरित क्रांति के समय गेहूं और धान, और जो सबसे ज्यादा प्रचार उसका हुआ वो पंजाब के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में जी, इसका ज्यादा प्रभाव रहा जी। वहीं से हमारे किसान गेहूं और चावल के उत्पादन में अपने आप को लगा दिए। बिल्कुल। आज आप 2 ही फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं जी, कहने सुनने के लिए 22-23 है, बिल्कुल, लेकिन मिलता 2 ही पे है जी। तो हमारे किसान जो है वो गेहूं और इसका उत्पादन करते हैं। बाकी सवाल आप रिपीट कीजिए, मैं भूल गया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा उसका लाभ उठा सके क्षेत्र रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों के किसानों ने इसका मुखर होकर विरोध किया।
लाल किले की घटना भी हुई। जी। इसके इतर शेष भारत में इसके विरुद्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आई भी तो वो छिटपुट रही, भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी जीत बताती रही। इस पर आपकी क्या राय है कि ये जो प्रदर्शन रहा, ये आंदोलन रहा, ये इन क्षेत्रों तक ही क्यों सीमित रहा? तो इसका पहला कारण यह था कि यहाँ के जो किसान हैं वो गेहूं और चावल के उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है, और जो छोटे किसान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमएसपी जो ये सरकार एमएसपी की बात करती है, एमएसपी पे कुछ ही किसान जी अपने फसल बेच पाते हैं। जो छोटे किसान हैं वो पहले से ही खस्ती हालत में हैं बेचारे, जी वो अपनी फसल या तो किसी साहूकार को बेच देते हैं, दुनिया को बेच देते हैं, एमएसपी के आधे रेट पे किसान अपनी फसल बेच देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि उनको तब भी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस किसान को एमएसपी मिलती है वो मूलतः इसका विरोधी था, इन कानूनों का विरोधी था। जी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार एमएसपी छीनना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार एमएसपी छीनना चाहती है। पूरा प्रयोजन इन्होंने तैयार कर रखा था। आज ही आप देख लीजिए, तमाम एफसीआई गोदाम खाली पड़े हैं, उनकी हालत आप देख लेंगे तो सरकार तो कहती है कि हमारे अन्न भंडार भरे हुए हैं। आप जाकर देख लीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको कई गोदाम दिखा दूं, उनकी हालत इतनी जर्जर है कि उसमें व्यक्ति जाने को तैयार नहीं। और जो इनके गोदाम चलते भी हैं, जो एफसीआई खरीदारी इनकी होती भी है, वो किस तरह से होती है आप किसी किसान से पूछ लीजिए। किसी जो अभी हाल ही में धान के फसल कटे हुए हैं, अभी तमाम किसान अपने धान को किसी गोदाम पे बेच नहीं पाए हैं, एमएसपी पे बेच नहीं पाए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वहां आपको जाना है, पर्ची कटवाना है जी, उसके बाद में आपको लाइन लगानी है जी, फिर आपका नंबर आया, पता चला कि वहां के नियंत्रक कह रहे हैं कि इसमें भूसी ज्यादा है, इसमें मिट्टी ज्यादा है, इसको वापस ले जाओ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रक्रिया में खामियां, जी, एफसीआई किसानों के साथ भेदभाव और मनमाना रवैया करती है। जी। इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपके हिसाब से ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे एमएसपी पे फसलों की खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके? जी देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जो वहाँ के नियंत्रक हैं जी, उन पर सरकार का लगाम होना चाहिए, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी एफसीआई के गोदाम चल रहे हैं, उस पे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का, जी, मैं ये तो नहीं कहता, उनकी निगरानी होनी चाहिए, उनकी निगरानी में कार्य होना चाहिए, क्योंकि वो किसानों के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका नियंत्रण होना चाहिए। आखिर उनका काम क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप कहते हैं कि वहां पे व्यवस्थाएं आप सही नहीं करवा पा रहे हैं जी, आप व्यवस्था नहीं सही करवा पा रहे हैं, तो आप गोदाम बेच देंगे। आप औपचारिक अधिकार दिए जाने की बात कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को एफसीआई के गोदामों में या सरकारी खरीद प्रक्रिया में, फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को औपचारिक अधिकार दिए जाने के संबंध में? नहीं, मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां के अधिकारियों पर लगाम लगाने की बात कर रहा हूँ कि किसानों को पीड़ित प्रताड़ित ना होना पड़े उनकी वजह से।